हेलो बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने कुछ टॉपिक्स लेके जिसको आप प्रैक्टिकल फाइल जिस पे आप बना सकते हैं। तो कुछ टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है भक्ति और आलू अंधारी की नायिका में समानता और असमानता। आप सब लोगों ने 11th क्लास में आलू अंधारी पढ़ा होगा बेबी हालदार के ऊपर। तो उस बेबी हालदार की नायिका और महादेवी वर्मा की जो भक्तिन है उनकी नायिका में क्या फ़र्क है, क्या समानता है, क्या असमानता है, इसको लेकर हम एक पूरी फाइल बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये वाली फाइल जो शीर्षक है आपका, इससे बहुत अच्छी फाइल एक तैयार होती है, प्रोजेक्ट फाइल, जिसमें आप महादेवी वर्मा की भक्तिन की कुछ समानताएं लेते हुए और आलू अंधारी की बेबी हालदार की कुछ समानताएं लेते हुए और असमानताएं लेते हुए उस फाइल को पूरा तैयार कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है आपका दूसरा टॉपिक, जिसका शीर्षक है आपका बाल रूपों का वर्णन विभिन्न कवियों द्वारा। आपने बचपन से ही विभिन्न कवियों द्वारा बाल रूपों का वर्णन पढ़ा ही होगा कि श्री कृष्ण का वर्णन, श्री राम जी का वर्णन काफ़ी सारे कवियों ने किया है। तो आप उन विभिन्न कवियों का रचनाओं को लेते हुए और आप उनके बाल रूपों का पूरा वर्णन कर सकते हैं। अब चलिए टॉपिक 3 पे चलते हैं हम। टॉपिक 3 है आपका आत्म परिचय और आत्मकथ्य में समानता। आत्म परिचय आप सब लोगों ने 12वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी रचना है आत्म परिचय। और वैसे ही आत्मकथ्य है जो कि पहले 10th क्लास में था, लेकिन अब उसे कोर्स से हटा दिया गया। अब इन दोनों ही रचनाओं में कवि ने अपने बारे में कुछ कहना चाहा है, तो वो अपने बारे में जो परिचय देता है, आपको अपने बारे में जो कहता है, उन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं कवि के नज़रिए से, कवि के दृष्टिकोण से। तो आपको उन सबको लेके एक परियोजना कार्य आप तैयार कर सकते हैं। उनकी कुछ रचनाओं को लेके आप इसमें लिख सकते हैं और समानता दिखाते हुए, दर्शाते हुए आप एक पूरी फाइल तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हमारा चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है हमारा सगुण भक्ति धारा के कवि। इसमें मैंने केवल 2 कवि लिए हैं। आप इसको जो शीर्षक है इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो कि सगुण भक्ति धारा के, सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि, है ना, सगुण राम भक्ति धारा के कवि। इस तरीके से आप इस शीर्षक को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने मीरा और सूरदास सब ने पढ़ा है, क्योंकि बहुत सरल है, सहज तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि आप मीराबाई के बारे में भी सब कुछ जानते हो और सूरदास जी के बारे में भी आप उनकी काफ़ी सारी रचनाएं आप पढ़ चुके हैं और ये आपके कोर्स में भी हैं। तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसीलिए इसमें मीराबाई और सूरदास लिए हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे और कवि ले सकते हो। साथ साथ चलते हैं हम टॉपिक 5 की तरफ, जिसका शीर्षक है आपका विभिन्न कवियों द्वारा प्राकृतिक चित्रण। फिर से इस शीर्षक को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं कि छायावादी कवियों द्वारा प्राकृतिक चित्रण। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, इसमें हमने 4 छायावादी कवि ही लिए हैं, जिनकी रचनाओं को लेते हुए, उनकी रचनाओं की पंक्तियों को लेते हुए आप एक बहुत ही अच्छी सी परियोजना कार्य बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें जो 4 कवि हैं, आपको पता है छायावादी कवि के ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो इन कवियों की रचनाओं को लेते हुए आप इनकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ज़्यादातर हमने कवियों की रचनाओं के बारे में ही ज़्यादा इसमें बात की है। तो उसमें हम क्या क्या बातों को ध्यान दे सकते हैं, तो ध्यान देने योग्य जो बिंदु हैं थोड़े से वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। जैसे कवियों की तुलना, कवि की रचनाओं की जो तुलना होती है उसमें हम जीवन परिचय को ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखते, बिल्कुल संक्षिप्त लिखते हैं। साथ ही साथ उनकी रचनाओं को भी संक्षिप्त लिखते हैं। हम केवल उन रचनाओं को लेते हैं जिन रचनाओं की मुख्य बिंदु पे हमें बात करनी है। ठीक है, जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देना है आपको। फिर है संदर्भ सूची आवश्यक। संदर्भ सूची आप अवश्य लगाइए ताकि आपको पता चल सके पढ़ने वाले को कि आपने ये जो चीज़ें ली हैं आपने वो कहाँ कहाँ से लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।